नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि सीयूईटी हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं संजूर और जैसा कि आपको पता है कि दृष्टि सीयूईटी 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं अभी। और प्रीवियस मतलब पहले एक सेशन में हम लोग 7-8 क्वेश्चन मैथ्स के देख चुके हैं। तो आज के सेशन में फिर से हम सीयूईटी 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बातचीत करेंगे या डिस्कशन करेंगे। और उसमें भी जो टॉपिक होगा वो होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब मैथ्स से रिलेटेड होगा। अभी हम मैथ्स पे करेंगे, फिर अगले सीरीज में रीजनिंग पे भी बातचीत कर लेंगे, ठीक है ना। रीजनिंग में भी जो प्रश्न पूछे गए होंगे 2022 में उसको भी आपको हल करना सिखा देंगे। आज फिलहाल 7 से 8 प्रश्न जो भी इस सीरीज में हम करेंगे, आप इसको देखिए कि कैसे हम इसको हल करते हैं। पिछले सीरीज को आपने देख ही लिया होगा, उसमें 7-8 क्वेश्चन जो भी कराए गए थे, कितनी आसानी से किया जाता है मैथ्स के क्वेश्चंस को, क्योंकि अभी तक आप लोग क्या है डिटेल में बनाते आए हैं। अब आपको थोड़ा शॉर्टकट सीखना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास समय वहां पे कम होगा। और वैसे भी देखा जाए तो डिटेल में बनाने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि आपको तो केवल आंसर प्राप्त करना है ना, उत्तर प्राप्त करना है और ऑप्शन में ढूंढ लेना है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। और यह जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, यह बहुत ही अच्छा और समय स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का यह क्वेश्चन है। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस मतलब समय, दूरी तथा चाल कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। इससे प्रश्न पूछा गया है। इसमें अच्छी बात क्या है कि आपको इस चैप्टर में, ठीक है ना, आपको स्पीड, टाइम और डिस्टेंस इसके बीच आपस में रिलेशन करना आना चाहिए, मतलब संबंध स्थापित करना आना चाहिए। और इस प्रश्न में अच्छी बात क्या है कि आप यहाँ पे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ में नौ धारा, ठीक है ना, शांत जल में नौ की चाल, इस कॉन्सेप्ट को भी सीख पाएंगे। क्वेश्चंस देखने में थोड़ा बड़ा है, बट हम इसको आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि किसी नदी पर ए तथा बी दो बिंदु हैं, ठीक है। मान लेते एक नदी है, ठीक है, यहां से नदी स्टार्ट हुई और यहां पे एंड, ठीक है। ये नदी है ए और बी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दो बिंदु ए और बी हैं, मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। बिंदु एक्स तथा वाई, ठीक है, रेखा ए बी को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। अब यहां पे दो बिंदु और मान लीजिए एक्स और वाई है। ये ए बी को 3 बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। तो आप देख पा रहे ए से एक्स का डिस्टेंस, एक्स से वाई का डिस्टेंस और वाई से बी का डिस्टेंस समान है, आप ऐसा सोच ले, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मान लीजिए कि नदी ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही है, और नदी का जो डायरेक्शन है ना, मतलब नदी इस दिशा में बह रही है, मतलब पानी का जो प्रवाह है ना वो इस दिशा में है, ए से बी की ओर पानी बह रही है। बिंदु ए से वाई, ठीक है। अब देखिए बिंदु ए से वाई, यही है ना, ए से वाई जो है तक तथा बी से वाई तक तैरने में लगने वाला समय, और बी से वाई ये हो गया। ए से बी मतलब ए से वाई तक जाने में जो समय लगा है और बी से वाई जो आने में समय लगा है, ठीक है, उसके समय का अनुपात 3:4 है। मतलब यहां 3 लग रहा है और यहां 4 लग रहा है। अब आप हमसे यह पूछेंगे कि इतना बड़ा डिस्टेंस ए से वाई तक जाने में 3 यूनिट लग रहा है और बी से वाई आने में 4 यूनिट लग रहा है, कि जबकि बी से वाई का डिस्टेंस कम है, बताएंगे क्यों, ठीक है। धारा की विपरीत दिशा में चलने वाली नाव की गति तथा नदी के भाव की गति, नदी के भाव की गति मतलब नदी की गति, नदी की भी तो कुछ गति है ना, पानी जो जिस रफ्तार से बह रही है उसकी गति का अनुपात याद कीजिए। सबसे पहले आपको यह बता दें कि यहां से यहां ज्यादा समय क्यों लगा और बी से वाई कम समय क्यों लगा। इसलिए यहां से यहां ज्यादा समय लगा क्योंकि आपको पता है यहां पे नदी ए से बी की ओर बह रही है। तो यहां पे क्या हुआ ना कि नदी में जो मतलब कहते हैं ना करंट, धारा की चाल, तो यहां पे क्या है ना, उस नौ को धारा की चाल का साथ मिल गया। नौ की चाल तो कुछ ना कुछ रही ही होगी और धारा भी उसको मदद कर रही है बहने में, मतलब चलने में। तो इस वजह से ये जल्दी कवर कर ली। और उधर से क्या हो रहा है कि नौ की चाल जो है ना उसमें धारा की चाल अपोज कर रही है, ठीक है ना। मतलब नौ मान लीजिए ऐसे जा रही है और धारा ऐसे बह रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उसको ढकेल रहा है ना, धक्का दे रहा है।
तो उसको थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, ट्रैवल तो कर रहा है बट रुक रुक के मतलब है ना, थोड़ा समय ज़्यादा लग गया। इसी वजह से यहाँ से यहाँ 3 ही यूनिट लगा या 3 घंटा मान लीजिए अभी, ठीक है ना, और बी से वाई का 4 घंटा लग गया या 4 यूनिट। ठीक है, तो अनुपात निकालना है। अनुपात क्या निकालना है कि धारा की विपरीत दिशा में चलने वाली नौ की गति। ठीक है, जब धारा की विपरीत में नौ चल रही थी तो किस स्पीड से चल रही थी और धारा की गति क्या थी, उस दोनों के बीच का अनुपात निकाल देना है। तो सबसे पहले आप यह देखिए कि मान लेते ये डिस्टेंस ए बी मुझे नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि देखिए समय को निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, दूरी भी होना चाहिए, चाल भी होना चाहिए। और अगर चाल नहीं दिया है, समय दिया है, तो आपको क्या है, दूरी तो पता होना चाहिए, तभी तो आप दूरी बटे समय करके चाल निकाल लेंगे। ठीक है ना, समय मान लीजिए यहाँ पे 3 और 4 दिया है। ठीक, तो ऐसा करते हैं, ए से एक्स डी, एक्स से वाई डी और वाई से बी डी मान लेते हैं, मतलब डी फॉर डिस्टेंस, मतलब डी डी डी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ए से बी के बीच की दूरी कितना हो गया, 3D, है ना, ए डी प्लस डी प्लस डी 3D। ठीक है, हमने डी मान लिया। अब एक बात बताइए, हम अगर ए से वाई के बीच की चाल निकालें, ठीक है ना। अब देखिए एक बात और समझिए कि शांत जल में एक तो नौ की चाल होगी कुछ ना कुछ। मान लीजिए पानी का कोई रफ्तार ही नहीं है, पानी एकदम शांत है, तो नौ चल रही है, तो नौ की चाल शांत जल में मान लेते एक्स हो या वाई मान लीजिए, क्योंकि एक्स यहाँ पे यूज हुआ है ना, यू। और एक होता है धारा की चाल। अगर मान लीजिए धारा की कुछ चाल रही होगी और वो हो जाए वी, ठीक है ना, तब अब एक बात बताइए, तब अगर हम कहें कि धारा के सापेक्ष में, मतलब धारा के साथ नौ की चाल क्या हो जाएगी, धारा के साथ, ठीक है ना, मतलब 7, अगर 9 चले तो किस स्पीड में चलेगी, u प्लस वी ऑब्वियसली। और अगर विपरीत की बात करें तो धारा के विपरीत 9 की चाल क्या हो जाएगी, u माइनस वी। ठीक है, साथ जा रहे हैं तो u प्लस वी और विपरीत जा रहे हैं तो u माइनस वी, क्योंकि यहाँ पे धारा की चाल का साथ मिला और यहाँ पे धारा की चाल का साथ नहीं मिला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, धारा की चाल साथ है, कितना डिस्टेंस कवर करने में, 2D। तो हम कह सकते हैं u प्लस वी, है ना, साथ चल रहा है तो u प्लस वी 2D, अब बटे टाइम कितना लग रहा है 3, तो 3 को आप घंटे में बदल लीजिए, 3T कह लीजिए, 3 मतलब अनुपात में है ना, 3:4, तो आप इसको समझ लीजिए 3T और 4T, है ना, R कह दीजिए, इसको भी R कह। ठीक है, ये तो u प्लस वी हो गया। और अगर धारा के विपरीत, है ना, अब इधर से क्या है, धारा के विपरीत बह रहा है, d ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है 4T में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे u माइनस वी इक्वल टू डी अपॉन 4T। अब एक बात बताइए, उसने बोला है धारा के विपरीत चाल और 9 की चाल, सॉरी धारा के विपरीत चाल 9 की और धारा की चाल के बीच का अनुपात निकालिए। तो एक तो मेरे पास यहां मिल गया धारा के विपरीत चाल 9 की, और अगर धारा की चाल पता करना हो तो धारा की चाल क्या है, v है ना, आपको पता है। तो ऐसा कीजिए, इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए 1 है और ये 2 है, आपने इक्वेशन सॉल्व किया ही होगा 9th क्लास में। तो हम कहते हैं इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, घटा देते हैं, तो u कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2v इज इक्वल टू 2d अपॉन 3t माइनस d अपॉन 4t। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 12t 8d माइनस ये कितना हो जाएगा 3d, तो मतलब 5d अपॉन 12t। लेकिन यहाँ पे क्या है 2v, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगा ना, तो 5d अपॉन 24t। ठीक है, ये आपका आ गया। अब एक बात बताइए, अब आपको कितना आसान हो गया, आपके पास u माइनस वी दिया हुआ है और v दिया हुआ है, तो रेशियो आप निकाल लीजिए, यही तो पूछ रहा था। रेशियो क्या हो जाएगा d अपॉन 4t, ठीक है ना, और क्या है 5d अपॉन 24t। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं ना, d अपॉन 4t इंटू 24t अपॉन 5d। इसको सॉल्व कर लीजिए आप,
तो कितना हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया, 4 से 6 बार में, तो 6/5 मतलब 6:5, और यही आपका उत्तर है। मतलब धारा के विपरीत 9 की चाल और धारा की चाल का अनुपात कितना हो गया, 6:5, और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, बहुत आसान था, थोड़ा सा आपको लेंदी लगा होगा, बट आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यह भी आसान ही है, और यह मेंसुरेशन चैप्टर से आपने पढ़ा होगा। मेंसुरेशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं क्षेत्रमिति। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं कि एक दीवार का आयतन 128 घन सेंटीमीटर है। ठीक है, एक दीवार है, दीवार आपको पता है 3D में होता है, मान लेते हैं ये दीवार है। ठीक है ना, ऐसे मान लीजिए कि ये दीवार है ना। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उस दीवार की ऊंचाई ऊंचाई जो है ना वो चौड़ाई का 6 गुना है। तो मान लेते हैं, ठीक है, चौड़ाई x है ना, बी फॉर ब्रेथ, चौड़ाई x, और ऊंचाई क्या है ना, चौड़ाई की 6 गुनी है, तो हाइट कितना हो जाएगा, 6x। बहुत आसान था ना। और लंबाई क्या है, चौड़ाई की 9 गुनी है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, 9x। बस निकल गया, आपके पास लंबाई आ गया, चौड़ाई आ गया और ऊंचाई आ गया। अब कहा जा रहा है कि इसके आयतन है ना, आयतन कितना दिया हुआ है, 128 घन सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको यह बता दे, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ गुना ब्रेथ इनटू हाइट। आयतन कितना है 128, लेंथ कितना है 9x, ब्रेथ x, और हाइट 6x। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 6 54, 54x³ इज इक्वल टू 128। तो x³ की जो वैल्यू आ जाएगी ना 128/54। जब आप इसको कटाएंगे तो ये हो जाता है 2.37। ठीक है ना। तो अगर यहां से x को फ्री करें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2.37, मतलब 2.37 का क्यूब रूट निकालना है। तो उत्तर आपको इसी में दिख रहा है, 2.37 का क्यूब रूट। जो भी यह मीटर में है तो यहाँ सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर लगा दें, और यही आपका उत्तर हो गया। तो बहुत आसान था, कुछ नहीं था। आपको यहाँ पे क्या करना था, आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। किसी भी 3D फिगर जो घनाभ के फॉर्म में हो, ठीक है ना, उसका आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। यह क्या है, एज से रिलेटेड है प्रश्न। ठीक है, इसमें एवरेज का कॉन्सेप्ट भी है और एज का भी कॉन्सेप्ट है, एवरेज और एज। ठीक है ना, मतलब औसत और आयु से संबंधित प्रश्न। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 5 मित्रों के समूह की आयु का औसत 32 वर्ष है। ठीक है, 5 व्यक्ति है। ठीक है, मान लेते हैं व्यक्ति है ABCD और E, 5 लोग हैं, उनके समूह का औसत है 32। ठीक है, उनका सबसे छोटा मित्र, अब इसमें से कोई भी एक छोटा मित्र है, मान लीजिए E को ही छोटा बना लेते हैं, उसका मित्र 4 वर्ष का है, ये केवल और केवल 4 वर्ष का है, बहुत छोटे छोटे लोग दोस्त हैं यहाँ पे। और सबसे छोटे मित्र के समय, छोटे मित्र के जन्म के समय उस समूह की औसत आयु क्या होगी। अब मान लेते हैं जिस समय इसका जन्म हुआ होगा तब उस समय उस समूह की औसत आयु क्या होगी। तो सबसे पहले आप यह समझिए कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है ना, जन्म के समय उस व्यक्ति की आयु 0 मानी जाती है। ठीक है, मतलब 0 ईयर्स, ऐसा नहीं कि आप 1-2 दिन, मतलब उसको नेग्लिजिबल माने। तो 4 वर्ष पहले इसकी आयु तो कुछ नहीं रही होगी, लेकिन समूह में क्या था, शामिल था, क्योंकि क्या बोल रहा है, उस समूह की औसत आयु, मतलब जन्म हुआ वो समूह में शामिल हो गया बट उसकी आयु 0 थी। ठीक है, तो सबसे पहले यह जाने कि अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में कितना औसत है 32, और कितने व्यक्ति है तो 5, तो कितना कुल हो जाएगा वर्तमान में 160 वर्ष। मतलब 5 व्यक्ति है और औसत आयु 32 वर्ष है, तो जाहिर सी बात है कुल आयु कितना हो जाएगा, 5 गुना 32 मतलब 160 वर्ष। अब एक बात समझिए आप, 4 वर्ष पहले, ठीक है ना, तो 4 वर्ष पहले क्या होगा ना कि सबकी आयु तो 4-4 वर्ष बढ़ी है ना। मान लेते हैं आज मेरी आयु कुछ भी रही हो, 25 28 जो भी रही हो,
4 वर्ष बाद मेरी भी आयु बढ़ेगी, तो मेरे समूह में कोई और 4 होंगे तो उसकी भी आयु 4 वर्ष बढ़ेगी। तो 4 वर्ष पहले अगर सबकी आयु घटा दें तो 4 यहाँ घटा, 4 यहाँ घटा, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, तो टोटल कितना घट गया? ये भी जब 4 वर्ष पहले तो ये 0 का हो गया, तो 4 4 8 4 12 4 16 4 20, मतलब 4 वर्ष पहले उस समूह की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 160 में आप 20 घटा दीजिए, मतलब 140 वर्ष, है ना? 140 वर्ष रहा होगा। लेकिन समझने वाली बात यह है ना कि 140 वर्ष तो है, लेकिन क्या उस समय कितने लोग हैं? 4 लोग हैं या 5 लोग हैं? तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपसे बोला जा रहा है कि उस समूह की औसत आयु ज्ञात कीजिए। दो चीज होता है, अगर बोला जाए क्वेश्चंस में, ऐसा कहा जाए कि उस समूह में उस बच्चे को भी इंक्लूड करके औसत आयु निकालना है, तब तो उसको काउंट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे बोला नहीं है, यहाँ पे क्या बोला है? उस समूह की, तो उस समय उसकी जब आयु भी 0 थी ना, तो उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब औसत आयु अगर निकालेंगे, औसत अगर निकालेंगे, तो अब औसत में आपको पता है कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, क्योंकि ई का जन्म ही हुआ था और उसको इंक्लूड नहीं करना है। तो 140 में केवल 4 ही व्यक्ति से डिवाइड कर देंगे और आंसर कितना हो जाएगा? 4 तिया 35, 4 पंचे 20, मतलब 35 वर्ष। मतलब उस समूह की औसत आयु 35 वर्ष है। उस बच्चे को इंक्लूड कब किया जाएगा? जब वह मिनिमम 1 वर्ष का हो जाएगा, तब उस समूह में वह आ जाएगा। तो इस तरह मेरा उत्तर कितना हो जाएगा? 35 वर्ष। अगले प्रश्न को देखते हैं। एलसीएम का है, आपने पढ़ा होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 3/5, 4/9 और 5/8 का लॉस ऑफ पॉ, मतलब लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो देखिए, 3 नंबर है या 3 फ्रैक्शन समझ लीजिए, 3/5, 4/9 और 5/8। इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है। अगर फ्रैक्शन में हो, मतलब कोई वैल्यू फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकाल? तो एलसीएम होता है ना फ्रैक्शन का अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, मतलब एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना। और अगर इसी में अगर एचसीएफ निकालने कह देते हैं ना, तो एचसीएफ का मतलब हर का नहीं, अंश का एचसीएफ निकालते हैं और हर का एलसीएम निकाल देते हैं, बस उल्टा हो जाता है। मतलब जो निकालना होगा वह उसको ऊपर करना है। तो अंश का एलसीएम अगर निकालें तो अंश क्या है? 3, 4 और 5, है ना। 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आपको पता है ये तीनों डिजिट प्राइम नंबर है, तो जब तीनों डिजिट प्राइम नंबर होता है तो इसको आपस में गुना कर देते हैं। तो मतलब 3 गुना 4 गुना 5 कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। तो मेरा एलसीएम हो जाएगा 60 ऊपर का। और जब तीनों नंबर प्राइम हो तो एचसीएफ होता है 1, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो 60/1 मतलब 60 ही हो गया इसका उत्तर। बहुत आसान था यह प्रश्न। बस आपको एक चीज यह पता होगा ना, तो आप इतना तामझाम भी नहीं करेंगे। अगर प्राइम नंबर में आपको दिख रहा हो संख्या आपस में, 3, 4 और 5 आपको पता है प्राइम नंबर है ना, अभाज्य संख्या है, तो इसका एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम क्या होगा? आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 है तो दोनों को कर दीजिए, 3 है तो तीनों नंबर को कर दीजिए। और जब आप 60 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 60 ही आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस को देखते हैं कि यदि मूलधन 2000 रुपए है, ठीक है, मूलधन का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 2000 है, लिख लेते हैं। दर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और टाइम है आपके पास 5 ईयर्स। अब यहां पे क्या है ना कि 4 आपके पास विकल्प दिए हुए हैं, ए बी और सी डी। इसमें से अब ये देखना है कि कौन कौन सा सही है। सी और डी सही है, ए और सी सही है, बी और सी सही है, या ए और डी सही है। तो आपको निकालना क्या क्या है पहले ये देख लीजिए। मिश्रधन और साधारण ब्याज, दो चीज आपको निकालना पड़ेगा, फिर आप पता कर पाएंगे। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम अपॉन 100। अब आपको पता है प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है? 2000, मेरे पास रेट है 5, टाइम भी है 5/100। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना 5 25 गुना 2 50, और 1 0 तो है ही यहाँ पे और लगा हुआ है ना, मतलब 500 रुपया मेरा साधारण ब्याज आ गया।
अब आपको पता है कि जब आप किसी से पैसे उधार लेते हैं तो साधारण ब्याज और मूलधन दोनों लगा के देते हैं ना, तो उसी को कहते हैं मिश्रधन। तो अब मेरा मिश्रधन अगर निकालें तो कितना हो जाएगा? मिश्रधन का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 2000 प्लस 500 और ये हो जाएगा 2500। अब आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन में जाना है और ढूंढना है कि साधारण ब्याज कहां पर 500 है और मिश्रधन कहां पर 2500 है। तो देखते हैं, यहाँ साधारण ब्याज 200 है तो ये तो नहीं होगा, साधारण ब्याज यहाँ 500 है तो 500 ठीक है, मिश्रधन 2500 है तो मिश्रधन 2500 ले लिए, और यहाँ मिश्रधन 2200 था तो ये भी कैंसिल हो गया। ऑब्वियसली 200 है इसलिए 2200 बना, 500 है इसलिए 2500 बना। तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया? सी और डी सही है, मतलब सी और डी कहाँ है? यहाँ पे। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन ए, विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। बहुत साधारण सा और आसान सा प्रश्न था। अंतिम क्वेश्चन है और बहुत साधारण और आसान प्रश्न। मुझे लगता है कि CUET 2022 में जो प्रश्न पूछे गए थे ना वो बहुत आसान थे। आशा करते हैं कि 2023 में भी बहुत आसान प्रश्न पूछे जाएंगे, बस आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो x का मान ज्ञात करें यदि 4:x बराबर x/16 है। अब देखिए, यह रेशियो से है, आपको पता है अनुपात चैप्टर से। हम आपको पहले भी बताए थे कि 4:x है, मतलब दो संख्या अगर अनुपात में है तो उसको फ्रैक्शन में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं, सीधे कह देते हैं 4/x, मतलब x/y इज इक्वल टू x रेशियो y इज इक्वल टू x/y भी होता है। आप इसको नोट कर लें, अधिकतर बच्चे को आता होगा ये। तो हम इसको लिख सकते हैं 4/x और बराबर तो है ही, और इसको लिख सकते हैं x/16। जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x गुना x हो जाता है x² और 4 गुना 16 हो जाता है 64। तो x² की वैल्यू अगर 64 हो गई तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √64, और √64 का वैल्यू होता है 8। मतलब मेरा x का जो वैल्यू है ना यहाँ पे क्या आ गया? 8, और यही मेरा उत्तर है। आप चाहे तो इसमें पुट करके देख लीजिए, 4:8 इक्वल टू 8:16, क्या एक ही बात है? तो 4 × 4, 4 दूना 8, 8 × 8, 8 दूना 16, मतलब 1:2 बराबर 1:2। आप चेक भी कर लिए, अगर आपके पास टाइम है तो चेक कर लीजिए, क्योंकि नंबर नहीं कटना चाहिए किसी भी हालात में। तो मेरा उत्तर क्या हो गया? यहाँ पर 8 आ गया। इस तरह हम CUET के आज 7-8 प्रश्न को फिर से हल कर लिए। पहले भी 7-8 प्रश्न को हल किए थे। कुल मिला के 15 प्रश्न को आपको मतलब हल करना सिखा दिया गया है। अब हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे अगले सीरीज में। जब तक आप अपनी तैयारी को करते रहिए, और जो भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। अब आपको आज एक प्रश्न दे के जा रहे हैं, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर इससे कि मान लेते हैं यहाँ पर आपसे यह पूछा जाता कि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया होता, साधारण ब्याज की जगह यहाँ पे क्या दिया होता? चक्रवृद्धि ब्याज, और फिर ऑप्शन यहाँ पे चेंज हो जाता। या आप ऐसा करो, आप सीधा सीधी बस मुझे यह निकाल के दिखाओ कि चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन क्या होगा, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट क्या होगा। डेटा आपके पास यही है, मूलधन 2000 है, दर 5% है, समय को आप 5 ना लेके 2 वर्ष कर लो क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तब क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट। आप कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब देना। हम अगले सीरीज में सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करेंगे, उसके बाद रीजनिंग के प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए।